ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि चेंचन धीरे से कहता है, सीनियर, मुझे पता है ये जगह क्या है। ये वही स्पॉट है जहां इमॉर्टल्स डिसेंड करते हैं। यहां यिन डेथ की लॉ सबसे कमजोर है, इसलिए इमॉर्टल्स को यहां आना सबसे ईजी लगता है। ज्यादातर इमॉर्टल्स ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में इसी स्पॉट पर आए हैं। वो आसमान की तरफ घबराहट से देखता है और बोलता है, क्या इस बैटल के दौरान नए इमॉर्टल्स भी यहां आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो यहां लड़ाई की जरूरत ही नहीं। उसका दिल जोर से धड़कता है। उसे लगता है कि यह बैटल उसके सोच से भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। सुमिंग शांत रहता है। वो आसमान की तरफ देखकर आंखें सिकोड़ता है और रून की पावर के रिपल्स को महसूस करता है। रून से निकलने वाले हल्के हल्के रिपल ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जो एनवायरनमेंट था उसकी वजह से लग रहा था जैसे वो रून पूरे वर्ल्ड के साथ मिल गया हो और उस जगह पर एक अजीब सी अब्जॉर्प्शन फोर्स बन गई हो। सुमिंग सोचता है, इमॉर्टल्स ने जरूर किसी वजह से यह जगह चूज की होगी डिसेंड करने के लिए। सुमिंग अपनी नजर हटा लेता है। उसे परवाह नहीं थी कि बैटल के बीच कोई नया इमॉर्टल डिसेंड करेगा या नहीं। जब से वो 1000 रिवर वैली से निकला, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच बाकी थी, दीतियन को मारना। यह सोचना इल्यूजन से बदलेगी, न पावर से, न किसी और चीज से। ये सुमिंग के दिमाग, उसकी स्पिरिट और उसकी सोल की गहराई में छुपी डिटर्मिनेशन को दिखाता था। सुमिंग की आंखों में हल्की सी चमक आती है। वो सोचता है, दीतियन का असली बॉडी स्ट्रांग है, पर उसका क्लोन यहां बजर्कर्स की लैंड में हराया जा सकता है। और ऊपर से उसके दिल में एक बोल्ड प्लान था दीतियन को मारने का। सक्सेस का चांस ज्यादा नहीं था, पर इतना था कि अगर प्लान चल गया तो दीतियन की मौत लगभग तय हो जाएगी। सुमिंग चुपचाप एक पत्थर पर बैठा रहता है। उसके होठों पर एक ठंडी अंधेरी मुस्कान आती है। सबसे पहले ईविल स्पिरिट सेक्ट वाले पहुंचते हैं। उनके आने के 2 घंटे बाद आसमान से बहुत सारे लंबे लंबे आर्क्स तेजी से उनकी तरफ आते हैं। वो आर्क्स मिलकर आसमान में एक जाइगेंटिक किरण का शेप बनाते हैं। आसमान में वो आगे बढ़ता है और लोगों की आवाजें एक जानवर की दहाड़ की तरह गूंजती हैं। ये किरण एक इल्यूजन था जो रून से बना था, जो 9799 लोग मिलकर चला रहे थे। सब मिलकर रून एक्टिवेट कर रहे थे, जिसकी वजह से किरण जिंदा जैसा लग रहा था। किरण की दहाड़ सुनकर ईविल स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स अपना सिर उठाकर उसकी तरफ ठंडी नजर से देखते हैं। हवा तेज चलती है, मिट्टी उड़ रही है और लगता है जैसे आसमान ढकने वाला हो। किरण के पीछे आसमान में 7 ह्यूज माउंटेन्स चल रहे हैं, हर एक हजारों फीट लंबा। लेकिन सबसे ज्यादा ईविल स्पिरिट सेक्ट को हिला देने वाली चीज वो माउंटेन्स नहीं थी, बल्कि उनके नीचे चल रहे 7 जायंट्स। ये जायंट्स जैसे किसी और दुनिया के लगते हैं। हर एक जायंट हजारों फीट लंबा, बिना इमोशन के। उनके शरीर से ऐसी पावर की वेव निकल रही थी जो किसी के भी दिल में डर पैदा कर दे। उनकी आंखों में ऐसी ब्लड लस्ट और पागलपन था कि कोई उनकी आंखों में सीधा देख भी ना पाए। हर एक जायंट के कंधे पर एक पहाड़ था और वो आसमान में बड़े बड़े कदम लेते हुए किरण के पीछे आ रहे थे। अगर कोई ध्यान से देखे तो समझ जाता कि ये आधे नंगे जायंट्स की त्वचा मेटल और स्टोन जैसी थी। उनके शरीर से क्लैटरिंग की आवाजें आ रही थीं। ये जिंदा इंसान नहीं थे, बल्कि पपेट्स थे जो किसी अलग तरीके से बनाए गए थे। चेंचन तेज सांस लेकर कहता है, ये है हिडन ड्रैगन सेक्ट का किरण जो सेक्रेड थॉट्स से बना है, और ये उनके गैलेक्टिक वॉरियर इमॉर्टल्स हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, दांत बचते हैं, पर वो हिम्मत करके सुमिंग को सब बताता है। चेंचन समझाता है, हिडन ड्रैगन सेक्ट का किरण सेक्रेड थॉट से बनता है, जो 10,000 लोग मिलकर अपनी स्पेशल कल्टीवेशन से चलाते हैं। अगर उन 10,000 में एक ऐसा बंदा हो जो हिडन ड्रैगन सेक्ट की डिवाइन एबिलिटीज कास्ट कर सके, तो किरण स्पिरिट से बात तक कर सकता है। और ये गैलेक्टिक वॉरियर इमॉर्टल्स हिडन ड्रैगन सेक्ट ने साथ भेज दिए। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो उनके सबसे कीमती ट्रेजर्स हैं और हर एक की पावर सेकंड स्टेप के पीक के बराबर है। सुमिंग धीरे से कहता है, ये 7 गैलेक्टिक वॉरियर इमॉर्टल्स के अंदर बर्जर्कर की प्रेजेंस है। समझ गया, ये सब बर्जर्कर्स के फ्लैश और ब्लड से बनाए गए हैं, जो यहीं के हैं। ये डिसेंड नहीं हुए। एक तेज धमाका आसमान में गूंजता है। किरण आसमान से उतरकर एक बड़े पत्थर पर गिरता है। पत्थर क्रैक होकर टूट जाता है और किरण लोगों को ठंडी नजर से देखता है, फिर अपनी आंखें बंद करके गायब हो जाता है। तुरंत 10,000 हिडन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स पूरी जगह घेर लेते हैं।
ईविल स्पिरिट सेक्ट के सामने। सबसे आगे एक बियर्डलेस मिडिल एज्ड आदमी खड़ा है, हाथ में ड्रैगन स्टाफ। उसकी नजर ईविल स्पिरिट सेक्ट के शंडोंग से मिलते ही उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक जाती है। उसके पीछे 8 लोग हैं, 3 औरतें और 5 आदमी। सबके शरीर के आसपास इमॉर्टल ऑरा है, जो बताता है कि ये सब इमॉर्टल्स हैं जो बजर्कर्स की लैंड में डिसेंड हुए हैं। उनके आसपास हिडन ड्रैगन सेक्ट के और मेंबर्स फैन की तरह फैल गए। लेफ्ट साइड पर दर्जन जवान लड़के लड़कियां हैं जिनके चेहरे पर खौफ और मर्डर की छाप है। उन्हीं में 2 चेहरे ऐसे थे जिन्हें देखकर सूमिंग कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। पहला, वो बजर्कर जो सूमिंग ने पहली बार अवेकनिंग रेल्म में देखा था, विंड स्ट्रीम ट्राइब का एल्डर जिंग नान। अब वही मिडिल एज्ड लीडर था जो बीच में खड़ा था, सबके रिस्पेक्ट के साथ। सूमिंग तुरंत समझ गया कि हिडन ड्रैगन सेक्ट में उसकी पोजीशन बहुत हाई है। उसके शरीर पर एसेंडेंस रेल्म की हल्की रिपल्स दिख रही थीं। चेंचन धीरे से बताता है, जिंगनन पहले इमॉर्टल लैंड में हिडन ड्रैगन सेक्ट का एल्डर था। यहां डिसेंड होने के बाद उसे यहां का सेक्ट मास्टर बनाया गया। पावर सप्रेस होने के बाद भी वो एसेंडेंस के ग्रेट सर्कल स्टेज के बराबर स्ट्रांग है। फिर सूमिंग की नजर दूसरे आदमी पर पड़ती है, चेन चोंग। वही हल्का मोटा सा बंदा जिसे सूमिंग पहले विंडस्ट्रीम माउंटेन चढ़ने से पहले मिला था। थोड़ा मजाकिया पर बहुत टैलेंटेड, ये वांग के बाद सबसे टैलेंटेड बंदा। चेंचन कहता है, यह है हिडन ड्रैगन सेक्ट का चेनचोंग। कहा जाता है कि ये वांग जितना स्ट्रांग नहीं पर उससे लड़ सकता है, बस वो थोड़ा लेजी है, ट्रेनिंग से ज्यादा दोस्ती करना पसंद करता है। उसके फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में हैं। चेनचोंग चुप रहता है, बस दूर से ईविल स्पिरिट सेक्ट की तरफ अलूफ नजर डालता है और लोग उसके आसपास स्टार्स की तरह घूम रहे होते हैं। जब 7 जायंट्स अपने पहाड़ नीचे फेंक देते हैं, धरती हिला देती है और वो 7 पहाड़ मिलकर एक रून शेप बना देते हैं जो हिडन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स को घेर लेता है। जायंट्स अपने अपने पहाड़ों पर खड़े होकर ईविल स्पिरिट सेक्ट की तरफ घूरते हैं। ईविल स्पिरिट सेक्ट के 18 यिन ड्रैगन्स दहाड़ते हैं। दोनों सेक्ट्स का बैटल शुरू होने वाला लगता है। तभी आसमान से 9 ब्लू शूटिंग स्टार्स तेज आवाज के साथ उतरते हैं। दूसरी तरफ से 3 डस्ट डेविल्स जो आसमान और जमीन को जोड़ रहे थे, ईविल स्पिरिट सेक्ट की साइड से आते हैं। दोनों तरफ के ये अटैक्स बिना रुके बैटलफील्ड की तरफ तेज होते जा रहे हैं। आसमान गूंजता है, मिट्टी उड़ती है और पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है। 9 शूटिंग स्टार्स और 3 डस्ट डेविल्स बीच आसमान में टकराते हैं, इमॉर्टल्स के डिसेंड होने वाली जगह के ऊपर। धमाके से आसमान हिल उठता है, रिपल्स चारों तरफ फैल जाते हैं और आसमान टूटने जैसा लगता है। शूटिंग स्टार्स हिडन ड्रैगन सेक्ट के पास गिरते हैं और लगभग 10,000 कल्टीवेटर्स में बदल जाते हैं। काफी लोग खून थूकते हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा है। सबसे आगे सूमिंग देख लेता है स्काई मिस्ट के एंसेस्टर टियनलान मेंग, टियनलान यू और एक पुराना चेहरा वू ला। दूसरी तरफ डस्ट डेविल्स भी धरती पर गिरकर गायब हो जाते हैं और वो भी 10,000 कल्टीवेटर्स बन जाते हैं जो खून थूकते हैं, पर उनके शरीर से और भी ज्यादा मर्डरस ऑरा निकलती है। ये थे ईविल डस्ट सेक्ट और स्काई मिस्ट डाउ के फोर्सेस। चेंचन धीरे से समझाता है, ये है 9 स्टार्स ऑफ स्काई मिस्ट डाउ का फेमस रून जो सिर्फ 9 लोग बनाते हैं। ये हमेशा ईविल डस्ट सेक्ट के खिलाफ लड़ते हैं। जब भी मॉर्टल्स की लड़ाई होती है, ये दोनों सेक्ट हमेशा एक दूसरे को मारने के लिए सबसे पहले टकराते हैं। ईविल डस्ट सेक्ट की पावर ईविल स्पिरिट सेक्ट के बराबर है, बस ये ज्यादा अर्थ पावर्स कंट्रोल करते हैं, जबकि ईविल स्पिरिट सेक्ट वेंचफुल सोल्स के आर्ट्स का इस्तेमाल करता है। छेनछन के शब्द सूमिंग के कानों में गूंजते हैं, जबकि उसकी नजर स्काई मिस्ट डाउ के बीच खड़े कुछ जाने पहचाने चेहरों पर टिकी रहती है। वो खुद को संभालना चाहता है, लेकिन उसके दिल में फिर भी कुछ हलचल उठती है जो अंत में एक आह में बदल जाती है। वो देखता है टियनलान मेंग को, वही औरत जिसे उसने फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाना था। वो देखता है स्काई मिस्ट का एंसेस्टर, वो शख्स जिसने उसे बरसों पहले बर्सर्कर्स की लैंड छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये सब बातें उसके लिए जैसे किसी पिछले जन्म की यादें हों, धुंधली सही, लेकिन वो इन्हें कभी भूल नहीं सकता। वहां एक और औरत भी थी जो बिल्कुल टियनलान मेंग जैसी दिखती थी। सूमिंग को धुंधली सी याद थी कि वो टियनलान मेंग की बहन है, लेकिन यह फर्क नहीं पड़ता कि वो स्काई मिस्ट का एंसेस्टर हो या वो दोनों बहनें। धीरे धीरे उनका चेहरा और बाकी लगभग 10,000 स्काई मिस्ट दाव के लोग सूमिंग की नजर से धुंधले हो जाते हैं, सिवाय उसके। वो एक औरत थी जिसे बेहद खूबसूरत नहीं कहा जा सकता, बस
औसत से थोड़ी ज्यादा आकर्षक, नीले रंग का ड्रेस पहने, छोटे बालों के साथ भीड़ में ऐसे खड़ी थी मानो बस एक आम इंसान हो। लेकिन भीड़ में खड़ी होते हुए भी उसकी जगह स्काई मिस्ट के एंसेस्टर और बहनों के ठीक आगे थी। सू मिंग धीरे से बुदबुदाता है, तो वो मरी नहीं। वो वूला को देखता है। उसकी यादों में उसने मूसू को पुकारा था, ठीक उससे पहले जब उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सू मिंग की बाहों में मर गई थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी यादों में थी। उसमें कोई बदलाव नहीं था। सू मिंग अपनी आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो उसकी नजर स्काई मिस्ट डाओ के 10,000 कल्टीवेटर्स के बीच खड़े उस बूढ़े आदमी पर जाती है जो स्काई मिस्ट के एंसेस्टर के पीछे और वूला के ठीक सामने खड़ा था। वो बूढ़ा दिखने में आम था, लेकिन उसकी आंखों की चमक ऐसी थी मानो उनमें बिजली घूम रही हो, जिससे कोई उसकी आंखों में सीधे देख ना सके। चेंचन धीरे से कहता है, स्काई मिस्ट डाओ का जो फांग। ये वही इंसान है जो इमॉर्टल्स की स्काई मिस्ट डाओ लैंड में पनिशमेंट्स देने का काम संभालता था। इसने अनगिनत लोगों को मारा है और इसका मर्डरस ऑरा ईविल सेक्ट वालों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। ये इंसान बजर्कर्स की लैंड में स्काई मिस्ट डाओ का सेक्ट मास्टर बनाया गया है, जिसे ग्रैंड सेक्ट एल्डर भी कहते हैं। मुझे इसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी के बारे में पता नहीं, लेकिन उसके पास खड़ी औरत इमॉर्टल्स की स्काई मिस्ट डाओ लैंड की एक रेयर प्रोडिजी है। उसका नाम है वू ले। चेंचन की आवाज सुनते ही सू मिंग चुपचाप नजरें फेर लेता है और अपनी नजर ईविल डस्ट सेक्ट की तरफ मोड़ता है, जो ईविल सेक्ट के बैटलफील्ड की साइड में ईविल स्पिरिट सेक्ट के ज्यादा दूर नहीं थी। सबसे पहले उसकी नजर एक जवान आदमी पर पड़ती है जो घमंड से भरा हुआ था और जिसकी मौजूदगी सूरज जैसी चमकदार थी। वो ईविल डस्ट सेक्ट के बीच ऐसे खड़ा था कि बाकी डिसाइपल्स उससे दूरी बनाए हुए थे। उसकी जगह इतनी आकर्षक थी कि सबको साफ दिख जाए कि वो ईविल डस्ट सेक्ट में कितना ऊंचे दर्जे का और ताकतवर है। वो बैंगनी रंग की शाही लॉन्ग रोब पहने था और उसकी त्वचा सफेद जेड जैसी थी। वो बेहद हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद घमंड और ठंडी नजर ने उसके चारों ओर ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग उससे दूर ही रहें। चेंचन कहता है, ईविल डस्ट सेक्ट का सिकोंग। सू मिंग सुनता है, लेकिन अगर चेंचन उसे न भी बताता तो भी वो सिकोंग को एक नजर में पहचान लेता। आखिर ये वही सिकोंग था जो डार्क ड्रैगन ट्राइब से था, बैलिंग का हम कबीला। उसके चेहरे पर वही घमंड और अहंकार था जैसा सू मिंग की यादों में था, और उसी पल सू मिंग के दिल में उससे गहरी नफरत उठती है। सू मिंग फिर अपनी नजर ईविल डस्ट सेक्ट के सबसे ताकतवर इंसान पर डालता है। यह भी उसका जाना पहचाना चेहरा था, विंड स्ट्रीम ट्राइब का शीहाय, वही बूढ़ा जिसने उसे विंड स्ट्रीम माउंटेन ले जाया था। उसकी एसेंडेंस के ग्रेट सर्कल स्टेज की ताकत ने उसे शेनडोंग के साथ मिलकर 3 एपोजीज में से एक बना दिया था। वो ठंडी मुस्कान लिए स्काई मिस्ट डाओ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चमकता किलिंग इंटेंट इतना प्रबल था कि जैसे बाहर फूटने वाला हो। उस दिन सू मिंग ने बहुत ज्यादा जाने पहचाने चेहरे देखे थे। अगर कई साल पहले वाला उसका पुराना रूप यहां होता तो यकीनन उसके दिल में तूफान उठ जाता। वो शांत नहीं रह पाता और सदमे में डूबकर पूरी तरह उलझ जाता। लेकिन सू मिंग अब बहुत कुछ झेल चुका था। वो पहले ही बेलिंग और चेंचन से अपने जवाब पा चुका था, फिर भी वो नहीं चाहता था, सच में नहीं चाहता था कि वो अपने एल्डर और लेई चेन को इस भीड़ में देखे। खामोशी के बीच सू मिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ समय बाद जब आसमान में गूंजती एक दहाड़ सुनाई देती है और दुनिया की ताकत उन पर गिरती है, वो अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखता है, जहां से खून का एक समंदर उनकी ओर बढ़ रहा था। यह खून का समंदर कई 100 फीट चौड़ा था, जो ऐसे उबल रहा था जैसे उसमें जान हो। कभी कभी उसमें से लाशें ऊपर आती, मर्दों और औरतों की, बूढ़ों और बच्चों की, यहां तक कि नवजात भी। लेकिन सब मरे हुए थे, उनमें खून का एक कतरा भी नहीं बचा था। ये सब उस खून के समंदर में डूबे इस जगह लाए गए थे। जैसे ही सू मिंग की नजर उन लाशों पर पड़ती है, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठता है और धीरे धीरे उनमें ठंडा अंधेरा भाव भर जाता है। वो अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसका ये अचानक गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये सारी लाशें बजर्कर ट्राइब्स के लोगों की थीं और इनमें एक नहीं कई ट्राइब्स के लोग शामिल थे। सू मिंग साफ समझ गया कि ये बजर्कर्स हाल ही में मरे थे। यह भी उतना ही साफ था कि ईविल लस्ट सेक्ट ने इस जगह आते समय जो भी ट्राइब्स देखी, उन्हें मारकर इस खून का समंदर बनाया है जो आसमान में लहरा रहा था। यह भयावह चीज पास आती जाती है
और गाढ़ी खून की बदबू सबके चेहरे पर टकराकर पूरी मैदानी जगह को घेर लेती है, जो लंबे समय तक भी नहीं मिटती। दुनिया गूंजती है, खून का समंदर पलक झपकते ही पहुंचता है, और जब वो हवा में एक चक्कर लगाता है तो उसमें से अजीब सी हंसी सुनाई देती है। आखिर में खून का समंदर एक जोरदार धमाके के साथ बिखर जाता है और खून की बारिश में बदल जाता है। हर बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरी के साथ मिल जाती है, और जैसे ही हवा में खून की लाल चमक चारों तरफ छा जाती है और सबकी नजरें धुंधली हो जाती हैं, लगभग 10,000 लोग इविल डस्ट सेक्ट के पास उतरते हैं। वो खून की बारिश तुरंत उनके चारों ओर लिपटकर उनके शरीरों पर ब्लड रेड लॉन्ग रोब्स का रूप ले लेती है। सबसे आगे खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर गहरी अंधेरी छाया थी। वो ब्लड रेड रोब पहने था और हाथ में काला लकड़ी का स्टाफ थामे था। उसकी नजर जैसे ही पूरे इलाके पर घूमती है, उसके होंठों पर खून पीने वाली मुस्कान फैल जाती है। उसके पीछे खड़े लगभग सारे इविल लस्ट सेक्ट के लोगों के चेहरे पर भी वही भाव था। वहीं उसके पीछे खड़ी थी एक औरत जो लाल रंग की रोब पहने थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके शरीर से निकलती मर्डरस ऑरा इतनी खतरनाक थी कि देखने वाले डर जाएं। उसके खून जैसे लाल कपड़े और होंठों की चमक देखकर कोई ये नहीं समझ सकता था कि ये रंग सच में खून का है या बस रंग का। चेंचन फिर धीरे से समझाता है, इविल लस्ट सेक्ट को सबसे ज्यादा मारना और खून इकट्ठा करना पसंद है। उनका ग्रैंड सेक्ट एल्डर बिटू तीनों अपोजीज में से एक है और उसकी ताकत बाकी दोनों के बराबर है। लेकिन अगर बात हो मारे गए लोगों की गिनती की, तो ये तीनों में सबसे आगे है। उसके पीछे खड़ी औरत है बीसू, जो वुशन और सिकों के बराबर की प्रोडिजी है। इस औरत की क्षमता बेहद ऊंची है और ये इविल लस्ट सेक्ट की प्रोडिजीज में से एक है। इसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है बिसू। बीसू के नाम का स्यू धीरे बोला जाता है, लेकिन बीसू के नाम में दोनों सिलेबल्स जोर से बोले जाते हैं। उसका बड़ा भाई इविल इमॉर्टल सेक्ट में है और वो इविल सेक्ट के सभी प्रोडिजीज में सबसे ताकतवर है। उसकी क्षमता बाकियों से कहीं ऊपर है। इविल सेक्ट उसे येवों के खिलाफ खड़ा करने के लिए ट्रेन कर रही है। सूमिंग की नजर बिटू पर जम जाती है और उसकी आंखों में उतनी ही प्रबल किलिंग इंटेंट जल उठती है जितनी डी तियन के लिए थी। यह उसके काबू से बाहर था, क्योंकि बिटू वही एल्डर था ब्लैक माउंटेन ट्राइब का, जिसने उसकी यादों में डार्क माउंटेन को नष्ट किया था। B2 यही वो शख्स था जिसने खुद को आधा इंसान आधा चमगादड़ बना लिया था और जिससे सूमिंग ने डार्क माउंटेन के ऊपर आसमान में लड़ाई की थी। सूमिंग मन ही मन सोचता है, मेरी यादों के ज्यादातर लोग सामने आ चुके हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट्स की इस लड़ाई में मैं सबको देखूंगा। तभी जब सूमिंग की नजर इन सब से हटती है तो आसमान में एक ऐसी रोशनी चमकती है जो बाकी सब रोशनी को ढक देती है। वो आसमान से नीचे आती हुई तलवार की चमक थी। वो रोशनी एक विशाल तलवार से आ रही थी जो कई लाखों फीट लंबी थी। सूमिंग ने अब तक केवल एक तलवार देखी थी जो इससे बड़ी थी, वर्ल्ड ऑफ 9 यिन में एंशिएंट ब्रॉन्ज स्वॉर्ड। इसके अलावा कोई तलवार इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वो तलवार की चमक आसमान और जमीन को अलग करती हुई आगे बढ़ती है। जो भी उसे देखता उसका दिल अपने आप कांप उठता। हिडन ड्रैगन सेक्ट और स्काई मिस्ट। दाओ के सभी कल्टीवेटर्स खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सबकी नजर उस तलवार पर पड़ती है, दोनों सेक्ट्स के लीडर्स जिंगनान और जोफांग एक दूसरे को देखते हैं, अपनी मुट्ठियां जोड़कर आसमान की तरफ झुकते हैं। दोनों कहते हैं, हम हिडन ड्रैगन सेक्ट से हेवनली एम्परर को प्रणाम करते हैं। हम स्काई मिस्ट दाओ से हेवनली एम्परर को प्रणाम करते हैं। उनकी आवाज गूंज उठती है और उनके साथ दोनों सेक्ट्स के सभी कल्टीवेटर्स भी एक स्वर में आसमान की तरफ झुककर प्रणाम करते हैं। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि चारों तरफ गूंज उठी, लेकिन इतनी भीड़ की आवाजें भी उस तलवार की सीटी जैसी गूंज को नहीं ढक पाती। तलवार का स्वर उन सब का जवाब देता है और बैटलफील्ड पर पहुंचता है। सूमिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसके शरीर में किलिंग इंटेंट उमड़ता है, लेकिन वो इसे जरा भी प्रकट नहीं करता। बस ठंडी नजर से उस तलवार की तरफ देखता है। जैसे ही तलवार करीब आती है, उसके ऊपर खड़े असंख्य लोग आर्क्स में बदलकर जमीन की तरफ कूदते हैं। हर कोई तलवार पर खड़ा था और उनकी संख्या 10,000 नहीं बल्कि 30,000 थी। सिर्फ उनकी सेक्ट की ताकत से ही वो इविल सेक्ट की तीनों इंफीरियर सेक्ट्स को पूरी तरह दबा सकते थे। उसी समय उस तलवार के ऊपर 2 आकृतियां नजर आती हैं। दोनों ने सिर पर ताज पहना हुआ था और तलवार की रोशनी में उनके चेहरे साफ नहीं दिखते थे, लेकिन उनके शरीर से निकलती ताकत एसेंडेंस वालों को भी दबा सकती थी।
यह निश्चित रूप से फर्स्ट स्टेप से आगे की ताकत थी। यिन डेथ रीजन के नियमों की वजह से बर्जर्कर्स की लैंड में किसी भी इमॉर्टल के लिए फर्स्ट स्टेप से ऊपर की ताकत पाना बेहद दुर्लभ था। जैसे ही सूमिंग इन दोनों आकृतियों को देखता है और उस पहचानी हुई ताकत को महसूस करता है, उसकी आंखों में चमक उठती है और उसका दिल भारी हो जाता है। वो सोचता है, दो हैं। फौरन ही वो देखता है बेलिंग और चेंशिन को 30,000 कल्टीवेटर्स के बीच उतरते हुए, और साथ ही दो और लोग नजर आते हैं, ऐसे चेहरे जो सूमिंग की यादों से निकलकर सामने आ जाते हैं। एक था बेलिंग का पिता, डार्क माउंटेन का हेड ऑफ द हंटर्स। दूसरा था चेंशिन का पिता, डार्क माउंटेन का ट्राइब लीडर। ये दोनों लंबे चौड़े आदमी अब बैंगनी रोब्स पहने थे और सभी कल्टीवेटर्स की भीड़ के सबसे आगे खड़े थे। उनके चेहरे ठंडे और कठोर थे और उनके शरीर से एसेंडेंस के ग्रेट सर्कल स्टेज की ताकत फैल रही थी। स्पष्ट था कि यह उनकी मूल कल्टीवेशन नहीं थी, बल्कि सप्रेशन के बाद की ताकत थी। सूमिंग को पक्का यकीन था, क्योंकि उनसे निकलता खौफ शेनडोंग से भी ज्यादा था। शांत आंखों से सूमिंग आसमान में तलवार पर खड़े एम्परर्स रोब्स पहने उन दो लोगों को देखता है। उस समय उसके मन में कोई और विचार नहीं था। उसने पहले ही ठान लिया था कि जो करना है वो करेगा, चाहे कैसी भी कीमत चुकानी पड़े। दी तियान को मारने की उसकी चाह कभी नहीं डगमगाएगी। वो अपनी नजर बेलिंग, चेंशिन, स्काई मिस्ट दाओ की वू ले, हिडन ड्रैगन सेक्ट के चेंचोंग, इविल लस्ट सेक्ट की बिसु और इविल डस्ट सेक्ट के सिकोंग पर फेरता है। सूमिंग मन ही मन कहता है, ये सब अपने अपने सेक्ट्स के प्रोडिजीज हैं। अभी के लिए मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरी यादों में क्यों थे। ये सब मुझसे विंड स्ट्रीम माउंटेन में हार चुके हैं और अब ये यहीं दोबारा मुझसे हारेंगे। सूमिंग के पास चेंचन हल्का सा कांपते हुए बोलता है, जो तलवार पर खड़ा है वो हेवनली एम्परर दी तियान है। चेंचन सूमिंग के और पास आता है और धीरे से फुसफुसाता है, एक अफवाह चल रही है इमॉर्टल्स की लैंड में 5 एम्परर्स के बारे में। कहते हैं अगर सबसे स्ट्रॉन्ग येलो एम्परर सच में मर गया तो उसकी मौत का जरूर डी तियान से कनेक्शन है, क्योंकि डी तियान उसका डिसाइपल था और येलो एम्परर के सारे बच्चों को उसने सील करके बांट दिया। सूमिंग कुछ नहीं बोलता, वो बस पत्थर पर बैठकर आसमान में डी तियान को देखता रहता है। काफी देर तक भी वो अपनी नजर नहीं हटाता। उसको पता था कि उस वक्त उसके पास एक एडवांटेज है, वो डी तियान को देख सकता है, पर डी तियान को पता भी नहीं कि वो यहां है। सूमिंग चुप रहता है, पर उसकी नजर बेलिंग और चेंशिन पर जाकर रुकती है। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन सी दिखाई देती है। चेंचन तुरंत समझाता है, वो डी तियान का डिसाइपल है, यंग लॉर्ड बेलिंग। कहते हैं इसकी पोटेंशियल येवोंग से थोड़ी कम है, पर चेंचोंग के बराबर है और ये बहुत सीरियस और शांत नेचर का है। उसके पास जो लड़की है वो उसकी जूनियर सिस्टर है। फिर चेंचन सूमिंग की नजर फॉलो करके और लोगों को बताता है, बेलिंग और चेंशिन के पीछे जो 2 लोग हैं वो पहले धार्मा प्रोटेक्टर्स थे जब वो इमॉर्टल्स की लैंड के ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट में थे। अब वो बर्जर्कर्स की लैंड में ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर्स हैं। कहते हैं ये दोनों हमेशा डी तियान के साथ रहते थे और वो उसके सबसे ज्यादा ट्रस्टेड लोग हैं। चेंचन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जानता हो। सिर्फ उसकी बातों से ही सूमिंग को इमॉर्टल्स की पूरी दुनिया समझ आने लगती है। अचानक जैसे ही चेंचन की बात खत्म होती है, आसमान में इविल सेक्ट की तरफ से काला धुआं, ब्लैक फॉग घूमता हुआ आ जाता है। वो धुआं पूरे आसमान को भर देता है। उसके अंदर से तेज चीखने की आवाजें आती हैं। वो धुआं ऐसे घूमता है जैसे आसमान को निगल रहा हो। दूर तक रोशनी गायब हो जाती है। ये अंधेरा इतना अचानक आता है कि लगता है जैसे जान को छूने वाला डर ले आया हो। वो चीखने की आवाज जैसे इंसान की रूह को छेड़ रही हो। जो भी इमॉर्टल्स की लैंड में लोग हैं, सबके दिल जोर से धड़कने लगते हैं, जैसे उनके शरीर में सुई घुस रही हो। वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और पागलपन के कगार पर पहुंच जाते हैं। इविल सेक्ट में हालात थोड़ी बेहतर होती है। कमजोर लोग छोड़कर बाकी डिसाइपल्स ठीक रहते हैं, पर इमॉर्टल सेक्ट्स के लोग सफेद पड़ जाते हैं। कुछ के भौहों के बीच काले साए उभरते हैं। उनका शरीर तेज गति से मुरझाने लगता है। मांस और खून गायब नहीं होता, पर वो साए उनका शरीर चूस रहे होते हैं, जैसे कोई बुरी आत्मा उनका खून पीकर निकालना चाहती हो। जैसे ही इमॉर्टल्स ज्यादा देर नहीं सह पाते, एक ठंडी सी हमफ की आवाज आसमान में गूंजती है, जैसे किसी तलवार की गूंज सुनाई दी हो। धातु और पत्थर से टकराकर एक तेज ठंडी धुन निकलती है। इमॉर्टल सेक्ट्स के डिसाइपल्स जिन्होंने वो आवाज सुनी, वो एकदम हिल जाते हैं जैसे नींद से जाग गए हों। सबके चेहरे पर होश लौट आता है।
शरीर का मुरझाना रुक जाता है। भौहों के बीच के काले साए चुपचाप दर्द में चीखने जैसे लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सू मिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही वो बुरी चीख गूंजती है, वो तुरंत अपना दायां हाथ चेन चेन के कंधे पर रख देता है। चेन चेन सिर्फ थोड़ा हिलता है, पर चोट नहीं लगती। पर सू मिंग के चेहरे पर एक गंभीर सोच आ जाती है। उसने धुंधला सा एक तलवार का इल्यूजन देखा जो आसमान से इमॉर्टल सेक्ट्स पर काट रहा था जब वो ठंडी हम सुनाई दी। ये तलवार बैटलफील्ड में सिर्फ कुछ लोग देख पाते हैं। बाओचू और उसके आसपास के लोग तक नहीं देख पाते। सिर्फ वो लोग जो असेंडेंस के ग्रेट सर्कल स्टेज पर हैं, जैसे शेंडोंग, वो कुछ अंदाजा लगा पाते हैं कि ये तलवार है। तलवार बस एक इल्यूजन लगती है, पर लगता है जैसे उसने लॉ ऑफ द वर्ल्ड को छेड़कर इमॉर्टल सेक्ट्स को अलग कर दिया। बस एक पल के लिए, पर उसने वो बुरी चीख का निशाना मिटा दिया और इमॉर्टल सेक्ट डिसाइपल्स के अंदर जो इनर डेविल्स पैदा हुए थे, उन्हें खत्म कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हम फदीतियन के पर्पल रोब्स वाले क्लोन से नहीं, बल्कि गोल्डन रोब्स वाले क्लोन से आया। सू मिंग तुरंत समझ आता है, 2 क्लोन्स, और गोल्डन रोब्स वाला क्लोन पर्पल वाले से ज्यादा स्ट्रांग है। चेन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पसीने के कतरे उसके माथे पर आ जाते हैं। वो धीरे से बोलता है, इमॉर्टल्स और इविल इमॉर्टल्स का कर्स, ये इविल इमॉर्टल सेक्ट का सबसे बड़ा डिवाइन एबिलिटी है और जीएन का फेवरेट भी। पहले जो भी इस कर्स को सुनता, उनके अंदर इविल नियोनेट्स पैदा हो जाते जो उनका मांस और खून चूस लेते। शरीर मुरझ के मर जाता और फिर वो इविल नियोनेट्स पैदा होते। ये क्रीचर्स फिर जीएन के पावरफुल किलिंग मूव्स बन जाते। कभी कभी ये मिलकर इमॉर्टल नियोनेट्स भी बन जाते हैं। सू मिंग आंखें तंग करके दूर आसमान में आती काली धुंध को देखता है। जैसे ही वो धुंध और पास आती है, बैटलफील्ड के लोग क्लाउड्स के अंदर हजारों लोग देख पाते हैं, पर वो सब धुंध के सामने कुछ नहीं लगते। असली खौफ उस धुंध का ही है। आगे का हिस्सा मिलकर एक बड़ा इंसानी चेहरा बनाता है। वो चेहरा भयानक लगता है। धुंध उसका शरीर है और दोनों तरफ लटके धागे उसके बाल जैसे। जब वो क्रीचर करीब आता है, एक गहरी काली आवाज आसमान और जमीन को हिलाकर गूंजती है, दीतियन। ये आवाज चारों तरफ गूंजती है। सब कल्टीवेटर्स के दिल जोर से धड़कने लगते हैं। शेनडोंग तक के चेहरे बदल जाते हैं। सिकोंग और चेनचोंग सफेद पड़ जाते हैं। सू मिंग पत्थर पर बैठकर आसमान में वो धुंध देखता है। इतने सालों से जिस नाम को सिर्फ सुना था, आज पहली बार उसको देख रहा है। सू मिंग की नजर धुंध को चीरती हुई उसके अंदर पहुंचती है। वहां वो 20,000 लोग देख सकता है जो काले आर्मर पहने हुए हैं। उनकी आंखों में काली रोशनी चमक रही है। उनके सामने एक लड़का खड़ा है काले रोब्स में। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत है। उसके काले बाल हवा में उड़ते हैं। हाथ में एक काला फैन है। अगर वो धुंध और वो काले आर्मर वाले लोग ना होते तो वो लड़का बहुत ही शानदार और नोबल लगता। जैसे ही सू मिंग उस लड़के को देखता है, लड़का भी उसकी नजर महसूस करके अपना सिर झुका लेता है, पर तब तक सू मिंग अपनी नजर हटा चुका होता है। लड़का जमीन को देखता है। उसके भौहों के बीच हल्की सी लकीर पड़ती है, पर फिर वो ध्यान हटा के वापस आसमान की तरफ देखने लगता है। गोल्डन रोब्स वाला डीतियन जोर से बोलता है, जीएन। रोलिंग काला फॉग ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट की तलवार के सामने रुक जाता है। गोल्डन रोब्स वाला डीतियन धीमी आवाज में बोलता है, आज इमॉर्टल्स और इविल इमॉर्टल्स लड़ेंगे। जो जीतेगा वो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर पे कंट्रोल करेगा और जो हारेगा। पर उसकी बात पूरी होने से पहले वो काला फॉग एकदम फटकर फैल जाता है। आसमान और जमीन को अलग कर देता है। तुरंत 20,000 काले आर्मर वाले लोग काले आर्क्स में बदलकर फॉग की तरफ चार्ज करते हैं। जीएन एक ठंडी हंसी के साथ चिल्लाता है, दीतियन इतना बकवास क्यों कर रहा है? क्या तू बुढ़ा हो गया? ईविल सेक्ट के डिसाइपल्स सबको मार दो। फॉग नीचे फैल जाता है और आसमान में सिर्फ जीएन की फिगर दिखाई देती है। काले रोब्स वाला लड़का अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ ठंडी सी स्माइल देता है। उसको दोनों क्लोन्स का जरा भी डर नहीं। वो आगे बढ़कर सीधा तलवार की तरफ चार्ज करता है। दोनों डीतियन क्लोन्स की आंखों में रोशनी चमक उठी। पर्पल रोब्स वाला क्लोन एक कदम आगे बढ़ता है और ठंडी हंसी के साथ बोलता है, चाहे तू हमारे रियल सेल्फ के मैजिकल बॉडी से थोड़ा कम है, पर तुझे भी इन डेथ रीजन के लॉस का बंधन सहना पड़ेगा। देखते हैं तू हमारे 2 क्लोन्स के सामने कैसे लड़ता है। आसमान में तेज धमाके गूंजने लगते हैं, पर नीचे कोई नहीं देख पाता कि ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि फॉग ने सबकी नजर रोक रखी है। सिर्फ वो धमाके नीचे तलवारों और सेक्ट्स तक पहुंचते हैं। ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट, हिडन ड्रैगन सेक्ट
और स्काई मिस्ट दाव तक। जैसे ही जियन बैटलफील्ड में पहुंचता है, लड़ाई अचानक शुरू हो जाती है। फॉग फैलते ही सूमिंग खड़ा होता है। वो चेंचन के कंधे पर हाथ रखता है और एक हल्की गोल्डन रोशनी उसके शरीर में दौड़ जाती है। सूमिंग बोलता है, अपनी आंखें बंद करके मरने का नाटक कर। अगर तेरी किस्मत बहुत खराब ना हुई तो मेरी पावर तुझे बचा लेगी। चेंचन थोड़ा हैरान होता है पर तुरंत तेज चीखता है, आह, तुमने मुझ पे हमला किया, तुम कमीने। वो गिरकर जोर जोर से ड्रामा करता है, फिर पत्थर के नीचे घुसकर छुप जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। सूमिंग एक भूत की तरह चलने लगता है। वो फॉग में घुलकर आगे बढ़ता है, अपना डिवाइन सेंस फैलाकर आसपास का सब महसूस करता है। फॉग उसके लिए जैसे मौजूद ही नहीं। अचानक सूमिंग अपना दायां हाथ उठाता है और फॉग के दाएं तरफ काट देता है। एक चीखने की आवाज गूंजती है। हिडन ड्रैगन सेक्ट का एक डिसाइपल उसके हाथ में गर्दन से पकड़ा जाता है। उसकी आंखों में शौक और डर भरा होता है। उसको समझ भी नहीं आता कि जिस आउटर सेक्ट डिसाइपल को उसने टारगेट किया था वो इतना खतरनाक कैसे निकला। पर उसके पास सोचने का समय नहीं बचा। सूमिंग उसका सिर दबाकर उड़ा देता है और आगे चल पड़ता है। सूमिंग अपने डिवाइन सेंस से देखता है कि इमॉर्टल सेक्ट्स के बीच एक सफेद कपड़ों वाली औरत है। उसके आसपास कई प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं और वो लगातार जेड स्लिप्स भेज रही है। ये जेड स्लिप्स जैसे हुक्म हैं जो इमॉर्टल सेक्ट्स के 50,000 कल्टीवेटर्स को फॉग में तेजी से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईविल सेक्ट फॉग से बिल्कुल वाकिफ लगता है, जैसे वो पहले से तैयार हो। फॉग आते ही 20,000 काले आर्मर वाले लोग उनके साथ मिलकर इमॉर्टल्स को तेज गति से कत्ल करना शुरू कर देते हैं। सूमिंग अपना बायां हाथ उठाता है। उसके हाथ पर जो ग्रीन मार्क है वो तेज चमकने लगता है। हर तरफ से डेथ ऑरा उसकी तरफ खींची जाती है। सूमिंग ठंडी आवाज में बोलता है, इस 7 एबिसल यिन डेथ सील को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका यिन डेथ की पावर ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि डेथ की ऑरा को सील को अर्पण करना है। उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखाई देती है। जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, क्योंकि मेरी वीडियो सही ऑडियंस के पास रिकमेंड नहीं हो रही है। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगहुआ एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवेंस, रेनिगेड इमॉर्टल, अ विल इंटरनल, स्वॉलोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा। और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे ये चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।